a student of class 5th. A very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 10th topic revision. And now in this class, we will start our next topic, our topic name, the pronoun, its kinds. So let's start. Read the following sentences carefully. First, he is an author. Second, she hurt herself. Third, I myself solved the sums. Fourth, this is my book. Fifth, where are you going? In these sentences, the colored words are used in place of nouns. So these words are called pronouns. A word that is used in a place of noun is called the pronoun. वो वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? लेट अस स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस. एग्जाम्पल्स: आई एम गोइंग टू दिल्ली. बी, ही इज क्लास 5th. C, we went to the park for a walk. D, they reached the school in time. And E, you are very lazy. In these sentences, the colored words I, he, we, they, you are used for the names of persons. So these are called personal pronouns. जो हमारे कलर वर्ड्स है सेंटेंसेस में, ये जितने भी वर्ड्स है ये हमारे किसके? नेम्स ऑफ पर्सन्स को डिनोट करते. तो ये हमारे क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउंस. ए प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 3 persons. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज स्पीकिंग. एग्जाम्पल: आई, माई, वी, अवर, माइन, इट एक्स्ट्रा. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि स्पीकिंग कर रहे हो. जो स्पीकिंग करता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. सेकेंड पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन टू. एग्जाम्पल: यू, योवर्स, इट एक्स्ट्रा. फर्स्ट पर्सन जिससे स्पीकिंग आउट करता है वो हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है. एंड नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर अदर पर्सन और थिंग. एग्जाम्पल: ही, सी, दे, इट. किसी थर्ड पर्सन मीन्स जो दोनों पर्सन है फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है. नाउ वी स्टार्ट अ स्टडी टेबल. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव केसेस. सब्जेक्ट है आई, वी. ऑब्जेक्ट मी, अस. पॉजिटिव माई, अवर एंड माइन, अवर्स. सेकंड योर, योवर, योवर्स. थर्ड ही, शी, दे, इट. तो सब्जेक्ट हो गए. ऑब्जेक्ट हिम, हर, दैम, इट. पॉजिटिव केसेस हिज, हर, देयर, इट, इट्स. हिज, हर, देयर्स, इट्स. लेट अस स्टडी द पॉजिटिव प्रोनाउंस. रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट है दिस इज माई पेन. बी, दिस पेन इज माइन. In the sentence A, my qualifies the noun pen, so my is an adjective. It is showing positions and hence is known as a possessive adjective. जो क्वालिफाइज को पेन की क्वालिफाइज मीन्स नाउन ऑब्जेक्ट की क्वालिफाइज को शो करता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्वालिफाइज को शो करे वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं. ए प्रोनाउन शोविंग पोजिशंस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस. मीन्स ऑनरशिप को शो करता है ये. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट है आई पेंटेड द हाउस माई सेल्फ. बी, he often talks about himself. In these sentences, the colored words myself, himself, and are used as the objects of verbs. So these are called reflexive pronouns.
द प्रोनाउंस माई सेल्फ हिमसेल्फ आर रिसीवर्स ऑफ एक्शंस, एक्शंस के रिसीवर्स है, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। दे आर यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे वर्ब में यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ए, सी हर सेल्फ स्टेज द ड्रेस्ड। बी, yourself cooked the food. In these sentences, the colored words herself, yourself are used just near the subject. See you to show the emphasis. So these are called empathetic pronouns. Empathy के शो करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। When the self form of a personal pronouns is used just near the subject to show emphasis. emphasis को शो करने के लिए नियर बाय सब्जेक्ट से यूज किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट, दिस इज माई हाउस, दिस आर माई क्लॉथ्स, सी दैट इज योर बॉट, डी दोज आर हिज बुक्स। In the sentences, the italic words house, clothes, boats, books are the objects. ये हमारे क्या objects हैं? And the colored words these, these, that, those refer to these objects, or we can say point out towards them. point out हो रहे हैं, इन sentences से हमारे object point out हो रहे हैं। प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट, प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंट आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट्स विच दे रेफर टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स देखिए, वट इज़ योर नेम, बी वोज बुक इज दिस, सी विच इज़ योर पेट, डी वॉम डिड यू कॉल। In this sentences, the colored words what, was, which, whom are used asking question and they refer to any person or thing. क्वेश्चन आस्किंग के लिए इन प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। फिर डेफिनेशन, प्रोनाउंस यूज टू आस्क अबाउट पर्सन और थिंग आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन आस्किंग के लिए जिन प्रोनाउंस को यूज़ किया जाए वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। Examples: A, I have cut my thief, the thief stole my bag. I have cut the thief who stole my bag. B है, he is a boxer, everybody likes him. He is a boxer whom everybody likes. Means कौन like कर रहा है। This is a pen I purchased it yesterday. This is the pen that I purchased yesterday. नेक्स्ट है डी, दिस इज़ द मैन हिज सन इज़ एन इंजीनियर, एंड दिस इज़ द मैन वोज सन इज़ एन इंजीनियर। मीन्स दो सेंटेंसेस का रिलेशन शो करता है ये प्रोनाउन। द कलर्ड वर्ड्स whom, who, whom, that, those आर यूज टू जॉइन द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। ए वर्ड दैट जॉइन्स टू सेंटेंसेस आर एंड इज़ यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट गोज बिफोर इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब टू सेंटेंसेस को जॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। और इंसिडेंट, हु थीप, वो बॉक्सर, दैट पेन, वो मीन्स हमने इनको हटाकर इन प्रोनाउंस का यूज़ करके उन टू सेंटेंसेस को जॉइन किया है। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this topic revision and this revision learn in your book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5 में मैं करा रही हूँ आज पाठ 3, संज्ञा। आप और संज्ञा एक दूसरे से भली भांति परिचित हों भी क्यों न, हर समय साथ साथ जो रहते हैं। आप पूछोगे कैसे? अरे भाई, आपका नाम भी एक संज्ञा ही तो है। जब भी कोई आपको पुकारता है तो वह संज्ञा का प्रयोग करता है।
तो हमारी बात सही है ना। संज्ञा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, आस पड़ोस में, विद्यालय में, बस्ते में और तो और तुम्हारी जेब में भी रहती है। आप फिर पूछोगे कैसे? अरे आप समझदार हो, खुद ढूंढ सकते हो। हम इतने नाम कैसे पुकारें? नाम जब कोई पुकारे यह हो तो संज्ञा सार है। तुम व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं और स्थानों को उनके नाम से पुकारते हो। इनके नाम संज्ञा ही तो कहलाते हैं। नाम किसी का भी हो वह संज्ञा है। अब तुम्हें कुछ हिम्मत आई, यह जानकर हमें खुशी मिली। हिम्मत और खुशी हमारे मन के भाव है। ये हमारे मन के भावों के नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा शब्द है। अरे इसका मतलब संज्ञा तो हमारे मन में भी रहती है। संज्ञा का संसार नामों का संसार है। इसने व्यक्तियों को नाम दिए, जैसे राजन, निशा आदि और भी सभी जितने दुनिया में व्यक्ति है सभी के अपने अपने नाम हैं। इसने वस्तुओं, पशु पक्षियों की जाति को नाम दिए, जैसे पुस्तक, कुत्ता, मोर आदि। ठीक है। इसने स्थानों को नाम दिया, जैसे बगीचा, विद्यालय आदि। इसने हमारे मन के भावों को नाम दिया, जैसे अपनापन, हंसी, बुढ़ापा आदि। हमारे संसार की तरह संज्ञा का संसार भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें कुछ भेद भी है। चलिए इनसे भी मिल लें। सबसे पहले हम संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं। चांद की रोशनी में ताजमहल कितना सुंदर दिखता है। आपने चांद को देखा और उसकी रोशनी में ताजमहल भी देखा। जब भी कहीं चांद शब्द सुना या पढ़ा जाता है तो एक विशेष चित्र सामने आता है। इसी तरह ताजमहल भी संसार में एक ही है। अब अपना नाम लिख दीजिए। आपका जो भी नाम है वो भी एक संज्ञा है। जब माताजी आपका नाम लेकर आवाज़ लगाती है तो क्या आपके भाई बहन जवाब देते हैं? नहीं न, क्योंकि आपका नाम विशेष है। आपके भाई बहन के नाम भी विशेष है, उनके अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। सूरज और हिमालय भी एक ही है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या समझ में आया आपको? क्या परिभाषा बनेगी? विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान तथा विशेष वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। गाय घास खाती है, लड़का खेल रहा है, टीवी चला दीजिए। आपने गाय शब्द पढ़ा। गाय क्या है? गाय एक प्राणी का नाम है। केवल एक प्राणी का नहीं है तो पूरी जाति का नाम है। सोचिए, गायों का झुंड है, झुंड में सभी प्राणियों को गाय ही कहोगे या नहीं? इसी तरह आपकी कक्षा में कई छात्र छात्राएं हैं और सभी के अपने विशेष नाम हैं, लेकिन लड़का लड़की तो तुम्हें भी कह सकते हैं और किसी अन्य छात्र छात्रा को भी। टीवी सेट किसी भी घर में हो, किसी भी कंपनी का हो, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अतः जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं बल्कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जो विशेष का कराते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं और जो पूरी जाति का कराते हैं वो जातिवाचक होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी के घर में खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर आदि होते हैं। इन्हें बढ़ई बनाता है। बढ़ई इन्हें लकड़ी से बनाता है। यह लकड़ी पदार्थ है, इससे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसी तरह लोहा, सोना, प्लास्टिक, मिट्टी आदि से भी कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनसे बनी वस्तुएं तो तुम्हें आसपास भी मिल जाएंगी। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो समझ में आया द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है? ठीक है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का अगला भेद है समुदायवाचक संज्ञा। अब कक्षा के सभी छात्र शांत हो जाएं। कल आपने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय सेना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कागजों के इस ढेर को कूड़ेदान में डाल दो। आपने कक्षा, तारामंडल, सेना और ढेर शब्दों पर ध्यान दिया। याद कीजिए, आपने शुरू में झुंड शब्द भी पढ़ा है। ये शब्द सुनते ही एक समूह का चित्र सामने उभरता है। ये शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो समूह में रहते हैं।
कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तारामंडल में बहुत सारे तारे रहते हैं। ऐसे ही सेना में बहुत सारे सिपाही रहते हैं। और ढेर में, जो कूड़े का ढेर होता है, उसमें बहुत सारा सामान रहता है। तो जहाँ क्या होता है, समूह होता है, वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों। ठीक है। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इन बातों को पढ़िए और अपनाइए। ईमानदारी से पढ़ा कीजिए, इसके लिए मेहनती बनिए, किताबों से मित्रता कीजिए, सच्चाई की राह पर चलिए। ये बात अपनाओगे तो आपके माता पिता और गुरुजनों को खुशी मिलेगी। यहाँ ईमानदारी, मेहनती, मित्रता, सच्चाई और खुशी शब्द भावों को प्रकट कर रहे हैं। तुम भी इन्हें अपने मन में महसूस कर सकते हो। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो क्या होती है बच्चों भाववाचक संज्ञाएं? हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। उन्हें हम देख नहीं सकते, ना उनको हम छू सकते हैं। ठीक है। क्या तुम इन्हें देख भी सकते हो? हाँ, ईमानदारी, मेहनती, मित्रता, सच्चाई और व्यवहार और आदतों में, और खुशी को चेहरे पर, ऐसे हम इनको देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार बच्चों मन के भावों को प्रकट करने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया आपको? अभी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाना हम कराएंगे आपको। लाल से बनेगा लालिमा, हरा से हरियाली, बच्चा से बचपन, जवान से जवानी, बूढ़ा से बुढ़ापा, ऊंचा से ऊंचाई, भाई से भाईचारा, उदार से उदारता, पढ़ना पढ़ाई, सच्चा सच्चाई, बड़ा बड़ाई, भला भलाई, ठंडा ठंडक, गहरा गहराई, खेलना खेल, पराया परायापन, अकेला अकेलापन, हंसना हंसी, मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता, एक एकता, ईमानदार ईमानदारी, खुश खुशी, स्वतंत्र स्वतंत्रता। तो बच्चे ये हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाना पड़ा। ये जो भाववाचक संज्ञाएं, इनको क्या करते हैं हम? ये हमारे मन के भाव है, इनको हम महसूस करते हैं। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। आप सभी को संज्ञा की परिभाषा, इसके भेदों के नाम, भेदों की परिभाषा और भाववाचक संज्ञाएं बनाना, ये आपको अपनी बुक से याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 5, movements of the earth. Dear students, in our previous video we will revise this chapter 3 questions. I hope you learn these questions, and today we will revise this chapter remaining questions. So let's start the revision. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर सीजन फॉर्म्ड? सीजन जो है वो किस प्रकार बनते हैं? तो सबसे पहले बेटा जो ये डायग्राम है, इसके अंदर ये बताया गया है कि सन से दूरी के अनुसार जो हमारी अर्थ है वो सनलाइट कम या ज़्यादा रिसीव करती है। जैसे अगर मान लो हमारी अर्थ सन के पास रहती है तो वो सनलाइट अधिक रिसीव करेगी, और जब सन से दूर रहती है तो सनलाइट कम रिसीव करेगी। सन की जो रेज है वो कम आएंगी उसके ऊपर, तो हीट भी कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग सीजन्स बदलते रहते हैं। सन से दूरी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ पर सीजन्स चेंज होते हैं। तो आंसर क्या है? द सीजन्स आर कोज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एज इट ऑर्बिट द सन। क्या कह रहा है कि जो सीजन्स हैं वो किसके कारण बनते हैं? वो बनते हैं हमारी अर्थ के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण। हमारी अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन्स होता है जो ये रास्ता है जिससे हमारी सन अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्र लगाती है। तो और अपने ऑर्बिट पर जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, इसके कारण ही सीजन्स बनते हैं। तो टू मेन कारण क्या है? द सीजन आर कोज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एज इट ऑर्बिट द सन। हमारी अर्थ पर सीजन बनने का मेन कारण ये है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर हल्की सी झुकी हुई है और झुकी हुई है, और इसका जो ऑर्बिट है ये रास्ता है जिस पर ये चक्र लगाती है झुके हुए, तो उसके कारण सीजन बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज
व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? एन ऑर्बिट इज अ पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट टेक इन स्पेस व्हेन इट गोज अराउंड ए स्टार, ए प्लेनेट और ए मून। क्या कह रहा है कि एक ऑर्बिट वो रास्ता होता है जिसके ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में जितने भी जो जीव हैं वो जितने भी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, स्टार्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं जो स्पेस में अपने स्थान पर जिस रास्ते में घूमते हैं, जिस रास्ते से वे सन के चारों ओर चक्र लगाते हैं, स्पेस में मूवमेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? रास्ता ऑर्बिट कहलाता है। एन ऑर्बिट इज ए पाथ, ऑर्बिट जो है वो एक ऐसा रास्ता होता है, इज द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स टेक इन स्पेस, जो स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, व्हेन इट गोज अराउंड ए स्टार, जब एक तारा, ए प्लेनेट और ए मून, जब एक स्टार, प्लैनेट्स और मून जो है वो अपने जो चक्र पूरा करते हैं अपने रास्ते से, जिस रास्ते से वो घूमते हैं, वो रास्ता क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ? एक्सप्लेन। अर्थ की 2 इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स कौन कौन सी है और उनको एक्सप्लेन करना है। द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स, अर्थ जो है वो 2 प्रकार की मूवमेंट्स करती हैं। फर्स्ट मूवमेंट इज रोटेशन और सेकंड इज रिवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ कौन कौन सी है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन और रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्र। तो अवर फर्स्ट मूवमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारी जो फर्स्ट मूवमेंट है वो है रोटेशन। द अर्थ स्पिन लाइक ए टॉप अराउंड एज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने स्थान पर एक घूमती रहती है और अपने एक्सिस पर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर और एक ही स्थान अपने एक्सिस पर जब घूमती है तो वो मूवमेंट क्या कहलाती है? हमारी अर्थ की रोटेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो हमारी अर्थ की मूवमेंट सन के चारों ओर अपने स्थान पर जब वो घूमती है, अपने ऑर्बिट में जब वो घूमती है और सन के चारों ओर चक्र लगाती है हमारी अर्थ, तो वो जो मूवमेंट है वो कहलाती है रिवोल्यूशन, यानी कि चक्र। अपने स्थान पर घूमना रोटेशन, और अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ सन के चारों ओर चक्र लगाना क्या है? रिवोल्यूशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand and you learn completely this chapter. Thank you. Welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing basic questions of computer for SC1 revision. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज डन इन. जो कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU. सेकेंड क्वेश्चन इज ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स. फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट है हरमन होलरिथ, सेकंड है ग्रेस होफर, थर्ड है चार्ल्स बेबेज, फोर्थ है न्यूटन. तो क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज. क्वेश्चन थर्ड है फॉर सिंगिंग द आउटपुट यू यूज. आउटपुट के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? ए मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ स्कैनर. तो क्या होगा इसका? मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर इज लुक लाइक ए टीवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंटर इज ए डिवाइस विच. प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस? इसका फर्स्ट है ए इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड बोथ या फिर नन ऑफ दिस. इसका होगा प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट. जैसे मॉनिटर क्या देता है हमें? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, वैसे ही प्रिंटर क्या देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. माउस इज ए डिवाइस विच. माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, बोथ या नन ऑफ दिस. तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस इज एन इनपुट डिवाइस.
क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्कैनर स्कैन। स्कैनर से हम क्या स्कैन कर सकते हैं? ए पिक्चर, सेकंड बी टेक्स्ट, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका? सी। हम पिक्चर भी स्कैन कर सकते हैं और टेक्स्ट भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ की इन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है टोटल? कितनी कीज होती है? 104। यहाँ पे कितनी होगी? 104। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 कीबोर्ड इज ए डिवाइस विच। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। All students do all these questions very carefully. Thank you. Have a nice day.